बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासना आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत हुई, जिसके बाद आज किसी भी पाकिस्तानी आला अहदेदार की जानिब से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को सामने रखते हैं तो वो दावा करता है कि अमरीका ने पाकिस्तानी हुक्काम को चंद हफ्ते कबल ही बता दिया था कि मुल्ला मंसूर उनका हदफ है। अगर आज चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखते हैं तो चौधरी साहब ने यह कहा कि अमरीका ने हमले के 7 घंटे के बाद पाकिस्तान को आगाह किया। इस सारी सूरत हाल ने सवालात के जवाबात कम मगर मजीद सवालात को और भी जन्म दे दिया है। दूसरी जानिब पीर को एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें DGFIA मोहम्मद अमलेश थे, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। क्लास साहब और आमिर मतीन साहब से जानेंगे कि आखिर मोहम्मद अमलेश को उनके ओहदे से क्यों हटा दिया गया, असल वजह क्या बनी थी। पनामा लीक्स का इस वक्त जो शोर है, एक तूफान बरपा है। मंजर आम पर आने के बाद हर कोई इस बात को लेकर आगे चल रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। अगर जमहूरियत बचाने की बात की जाए तो इस सारी सूरत हाल में मौलाना सबसे आगे हमें नजर आते हैं, जो जमहूरियत बचाने के लिए सरगर्म है। पार्लिमानी कमेटी के ऊपर बातें हो रही थी, खुदा खुदा करके आखिरकार वो पार्लिमानी कमेटी बन गई है। मगर अब TORs कब बनेंगे, कमीशन का अगर फैसला आता है तो वो कितना आजाद और काबिल कबूल होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तारिक खोसा की जानिब से तहकीकात के बारे में जो तजावीज़ हैं पनामा लीक्स की इंकिशाफात को सामने रखते हुए, उस पर अंग्रेजी अखबार में एक मजमून लिखा गया है। उस मजमून में क्या क्या अहम बातें किस किस तरीके से दर्ज करवाई गई हैं, की गई हैं, उस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आमिर मतीन साहब, आज जो सारी सूरत हाल है उसको सामने रखते हैं तो चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा अहमियत रख रही है। पूरी दुनिया की नजरें थी कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की जाएंगी। बहुत सारे सवालात थे जहनों में जिनके जवाबात चाहिए थे, मगर इन बातों ने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मजीद सवालात को जन्म दिया है। ये आपने बहुत अच्छा समअप किया है कि पूरी दुनिया हमारे पे फोकस थी। 4 दिन बाद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ज़ाहिर हम सारे जवाब ढूंढ रहे थे, मगर जवाब की बजाय ना इतने ज़्यादा मज़ीद सवाल इकट्ठे हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। कि उन्होंने जैसे बताया कि ये 7 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को के बाद ये प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके बाद क्या किया कि बजाय इसके कि इमरजेंसी कुछ की, वो लंदन चले गए। बिल्कुल। और लंदन में भी इतने बीमार नहीं थे कि जाके ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में नाश्ता कर सकते थे। अगर नाश्ता कर सकते तो यहाँ भी कोई इमरजेंसी मीटिंग करके साथ साथ आमिर मतीन साहब शॉपिंग भी की गई। शॉपिंग की गई, फैमिली के साथ बैठे हुए, इतना टाइम था और बड़े रिलैक्स थे। जितना का बताया जाता है कि वो बीमार है तो वो बीमार में हल्की सी तस्वीर जरूर दिखा देती है, उस स्ट्रेचर पे पड़े हुए ब्लड प्रेशर चेक कराते हुए। मगर कुछ संगीन अगर है, हम कहते रहते हैं कि बताएं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं, एज प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए। अगर नहीं है तो ये जी मज़क़ा खेज़ और ये तमाम वाकई मज़क़ा खेज़ है कि उसके बाद वो आप आएंगे 2-3 दिन बाद बताया जा रहा है, फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होगी, उसके बाद फिर कुछ जवाब आएंगे। और बाकी जो उनका अकाउंट था चौधरी निसार साहब का कि फॉर एग्ज़ाम्पल DNA टेस्ट होगा बताने के लिए कि मुल्ला मंसूर अख्तर साहब जो है ना वो हैं या नहीं है। और साथ में ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी बता रहे थे कि जनाब ये जो पहला तालिबान के साथ राउंड था उसमें मुल्ला मंसूर अख्तर लीड कर रहे थे और ये सरताज अजीज़ साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं ये कह बताने का कि जनाब हमारा कुछ लेवरेज इसलिए है कि तालिबान की लीडरशिप हमारे पास पाकिस्तान में है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को उनको ला रहा है डिस्कशन की टेबल पे और राब्ते में है और वो जिस तरह लीड कर रहे हैं तो हम उनको पहचानते नहीं हैं। कोई पाकिस्तान में कोई एजेंसी नहीं है, कोई अदारा नहीं है जो कि DNA के बगैर बता सके। ये जो 4 दिन से तमाशा चल रहा है कि जो उनका DNA होगा और क्योंकि मीडिया को खबरें नहीं मिल रही तो मैं जिक्र करता रहा हूँ, मज़क़ा खेज़ थी खबरें कि जनाब इतना बड़ा दुनिया का मोस्ट वांटेड लीडर जो है तालिबान का TTP पूरी नेटो की अफवाज के साथ जो कि अफगानिस्तान में लड़ रहा है, वो जी ताफ्तान के अड्डे पे खबरें जो TV पे चल रही थी कि जी उसने 3 किलो बर्फ ली, फिर उसने कुल्फी खाई, फिर एक टैक्सी ली और वो जा रहा था और 7 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर को मुल्क में एक धमाका हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर को जब जॉन कैरी फोन करते हैं 7 घंटे बाद तब पता चलता है। बिल्कुल। तो ये क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ये किस मुल्क में रह रहे हैं ये। तो वो बनाना रिपब्लिक में भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, यहाँ तो कोई ऑर्डर नहीं है किसी किस्म का। कि फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ठीक है उनकी डोमेन बनती थी जुरिस्डिक्शन चौधरी निसार साहब की, उन्होंने बताई भी। डिफेंस मिनिस्टर साहब किधर है, वो जब अपोजिशन के साथ लड़ाई करनी होती है, जुगतबाजी करनी होती है, उसमें बड़े एक्टिव नजर आते हैं। ये उनकी डोमेन होनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर किधर हैं, किसी ना किसी को आना चाहिए। एक सिर्फ एक स्पोक्समैन ने सिर्फ कंडेम किया और एक छोटा सा वाकया हुआ है,
मतलब ये ऐसा वाक़या है जिसपे हमारा दारोमदार हमारी बका का है, क्योंकि ओबामा साहब ने ये भी कहा है कि जनाब ये आइंदा भी हम अपने इंटरेस्ट के लिए जारी रखेंगे। ये पता नहीं कहाँ रुकती है बात। हमें ये नहीं पता कि ये वाक़या ऐसा है कि इससे अफगानिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही थी आया वो अब ख़त्म हो गई है कि वो उनके और उनके हिस्से बकरे बन जाएंगे, या वो जिस तरह अमेरिका कह रहे थे कि ये रुकावट थे, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। हमारे ईरान के साथ पहले ही जब ईरान के सदर यहाँ आए थे तो उस वक्त यादव साहब की खबर लीक कर दी गई थी। इसका फिर उन पे हमने इल्ज़ाम लगाया जो उन्होंने डिनाई किया। हमें नहीं पता, कोई बताए हमें कि जनाब वो ईरान से के साथ क्या बनेगा। किसी को बताना है हमें कि जनाब अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात का क्या असरात बनेगा। पॉइंट इज लास्टली कि जनाब यहाँ पे जो इमरजेंसी नज़र आनी चाहिए कि जिस तरह का ये बड़ा वाक़या है कि तमाम लीडरशिप यहाँ पे इकट्ठी हो, इस वक्त जॉइंट सेशन चल रहा हो और बातचीत चल रही है और ब्रीफिंग्स ली जा रही हो, वो है ही नहीं है यार। ऐसा कोई भी मामला नहीं। सारे लीडर फजलुर रहमान साहब लंदन में बैठे हैं। लीडर्स की बात करें, आमिर मतीन साहब वज़ीर आज़म हमारे बाहर बैठे हैं, हालांकि इस सारी सूरत-ए-हाल में उन्हें पाकिस्तान में होना चाहिए था। क्लासेस साहब, चौधरी साहब की हमेशा आप तारीफ करते हैं, उनके सियासत करने के तरीकों को आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। आज अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखते हैं तो आप उसे किस नजर से देखते हैं? मैं सिर्फ उनकी एक ही चीज की तारीफ करता हूँ। आपने तो बिल्कुल एक उनको क्लीन चिट दे दी है कि वो अभी तक उन पे कोई वो स्कैंडल नहीं है। 85 से पॉलिटिक्स में है और मुसलसल एमएनए बन के आ रहे हैं। चौधरी निसार अली खान साहब पे कोई उन पे वो नहीं है, उन पर स्कैंडल नहीं। मैं इस ये चीज़ की तारीफ करता हूँ। बाकी चौधरी साहब पे तो हम ये तनकीद भी करते रहते हैं, बहुत सारे का तरीका उनका बहरहाल जो भी है सियासत का तरीका तो हम उनका देख रहे हैं। और जो अहम चीज़ें हैं, जो बात आमिर ने उसको थोड़ी सी उन्होंने बयान की है कि इस खित्ते में हम मुझे अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया से लड़े हुए हैं, इस खित्ते में भी लड़े हुए हैं, दुनिया से बाहर भी लड़े हुए हैं। आज ये पाकिस्तानी मीडिया ने उन चीज़ों को आके अहमियत नहीं थी जो वहाँ पे ईरान में बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि खित्ते के 3 ममालिक जो हैं उन्होंने एक नया अपना अलायंस बना लिया, अफगानिस्तान, उसमें ईरान और इंडिया। बिल्कुल उनकी तीनों अगर उनमें देखें कुछ चीज़ मुश्तरक है तो वो पाकिस्तान है कि जिससे उनको शिकायतें हैं। और हमारी समझदारी देखें कि आज जिस तरह चौधरी साहब ने तकरीर फरमाई है, वो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जिस तरह उन्होंने टेक ऑन किया है, हालांकि अगेन ये चौधरी साहब के बच्चों का मुल्क है अमेरिका जो है, उन्होंने जिस तरह उनको टेक ऑन आज किया है तो रही से कसर भी पूरी कर देंगे। मान लेते हैं कि सॉवरेनिटी के दावे जो हैं इनके अपनी जगह पे, लेकिन दुनिया भी तो आपसे पूछेगी कि हजूर आपके यहाँ वो क्या कर रहा था। और फिर आप ये खुद बता रहे हैं कि ये पासपोर्ट भी जैली हैं, आपका शनाख्ती कार्ड भी जैली है। आज आपने बैठ के उसकी आपने हशर नशर कर दिया इसका, ये नादरा का। सही। 3 साल आप हमें ये बताते रहे कि तारक मलिक साहब जो थे पहले, कि तारक मलिक साहब अच्छे बंदे नहीं हैं। तारक मलिक साहब क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटी थे, तारक मलिक साहब ये थे, उनको निकालने की ये वजूहत थी। अब मैं यहाँ पे नए बंदे ला रहा हूँ और रातों रात इनकलाब आ जाएगा। तो चौधरी साहब ने आज जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल ज्यादती की है वो तो नादरा के साथ की है उन्होंने, और नादरा को इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रैक्ट मिलते हैं। अगर इनके डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन हो रही है जितनी आज उन्होंने बताई है, तो इसके बाद तो चौधरी साहब को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस मुल्क के वजीर दाखिला रहें। ये आपको याद है एक इंटरव्यू में कह चुके हैं, इन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपने किसी महकमे या मिनिस्ट्री की मैं अगर इंप्रूव ना कर सका तो मैं रिजाइन कर दूंगा। चौधरी साहब को फिर आज उसके बाद इस्तीफा दे जाना चाहिए। जो उन्होंने बातें आज उन्होंने लिखी हैं और उसमें बताया है उन्होंने कि जनाब इतने 1000 पासपोर्ट जैली थे, इतने शनाख्ती कार्ड थे, और तो वो क्रेडिट ले रहे हैं क्लासेस साहब, क्रेडिट छोड़ जाएं। वो हमारे सदीक जान है, हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा है मुकाबल का। उन्होंने कि 16 के करीब ये क्वेश्चन उठाए चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो आपने अभी स्क्रीन पे भी देखे होंगे। उसमें से चौधरी साहब जो है बड़ा मजे का एक उन चौधरी साहब का इमेज उभरता है। वो इस चीज का क्रेडिट तो ले रहे हैं कि हमने कैंसिल किए हैं, वो इस चीज का क्रेडिट नहीं दे रहे कि रहमान मलिक साहब के दौर में जो ये बने थे, ये आपने ब्लू पासपोर्ट बनाए, जैली आपने वहां पे शनाख्ती कार्ड बने, आपने जैली पासपोर्ट बने, रहमान मलिक के खिलाफ आपने कितनी कार्रवाई की है। बिल्कुल। और तीसरी चीज ये है, जो चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं कि ये जो थे मुल्ला मंसूर जो थे, ये उनमें शरीक थे, उनमें टॉक्स में, उसमें अमेरिकन भी साफ ज़ाहिर थे, उसमें चाइनीज भी थे, उसमें पाकिस्तानी भी थे। उसके बाद जहां से मुझे लगता है कि बात इनकी बिगड़ी है, आप उसके बाद देखें कि वहां पे काबुल में कितने बड़े पैमाने पे ब्लास्ट हुए हैं, वहां पे बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं। बिल्कुल। सो मेरा ये ख्याल है कि अफगान हुकूमत हो या अमेरिकन हो, वो इस नतीजे पर पहुंच गए थे जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया चौधरी साहब ने, कि हमारी बातचीत चल रही थी कि काबुल को नो वार जोन करार दिया जाए। अब उस पर जो टाक्स आके ब्लॉक हुई हैं,
आप उसके फिगर उठा के देखें, काबुल में बड़ी तादाद में सिविलियन मारे गए। अमेरिकन तो इंटरेस्टेड थे कि यहाँ पे पीस टॉक्स होने चाहिए, पाकिस्तान की मिन्नत की है उन्होंने, चाइना की है उन्होंने, कतर की, किसकी, तो वो कौन सी रीजन थी जिसकी बुनियाद पे जाके अमेरिकन की और इनकी तालिबान के टाक जो आगे ब्लॉक हुए। और हर दफा जब भी कोई अटैक होता है, आपको याद होगा हकीम उल्लाह मसूद का अटैक हुआ तो चौधरी साहब ने इसी तरह का वावेला किया था कि बस जी हमारी डील होने वाली थी, कल परसों की बात थी, तो अमेरिका ने उसको सैबोटाज कर दिया। आज फिर चौधरी साहब को हमने देखा मुल्ला मंसूर के मामले पर उन्होंने फिर कहा जनाब कि बस ये डील होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी, और बस ये 2 दिन की बात थी, अमेरिकन ने फिर इसको सैबोटाज कर दिया। सो मेरा ख्याल है बहुत सारे सवालात जो हैं वो चौधरी निसार अली खान साहब और उनकी वजारत से पूछे जाने चाहिए कि जिनको 48 घंटे बाद भी नहीं पता कि मारा जाने वाला शख्स कौन था, कैसे था, उसके घर वाले लाश ले गए, उसकी उन्होंने पहचान लिया है, वो जो अभी उनका नाम आ रहा था कि वो रफीक कुछ इस टाइप का नाम आ रहा था। और जो एक बात उन्होंने की है इन्होंने चौधरी साहब ने, वो बड़ी एक मेरे लिए हजम होने वाली नहीं है। वैसे तो हम पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, हम बड़े ताकतवर लोग हैं, हमें ये नहीं पता उनके बकौल कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसको डिटरमिन कर सकें कि मरने वाला शख्स जो था ये कौन था। अभी अमेरिकन ने कर लिया है। अगर आपको अभी तक नहीं पता ये मुल्ला मंसूर है तो फिर आप किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं? मैं फिर तो आपको वेट करना चाहिए, हफ्ता करें, 10 दिन करें। चौधरी साहब से मुझे पूछना है, आपको ये नहीं पता कि मुल्ला मंसूर है, आप खुद कह रहे हैं तकरीर में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, हमें टाइम लगेगा, तो फिर इतनी बड़ी मुजम्मती आपने तकरीर किस चीज के खिलाफ की है? फिर अमेरिका के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की आपने? सही, बिल्कुल। क्लास साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत और चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तो बात होगी, लेकिन एक बयान जो निहायत मज़का खेज मालूम होता है वो ये कि उनका कहना था कि असल मौक़िफ़ जो है वो वज़ीर आज़म के वापस आने पर ही सामने आ सका। एक सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, अगर हम बात करें चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने भी दावा किया इस बात का कि अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकाम को चंद हफ्ते कबल ही आगाह कर दिया था। इस खबर के ऊपर आप क्या कहेंगे? जहां पाकिस्तान की सूरत हाल जो हम आगे बात कर रहे थे कि जहाँ इतनी अनसर्टिनिटी है, यहाँ पे इस वक्त टोटली हम सेंटर्स ऑफ पावर इतने ज़्यादा हैं और उनकी आपस में बातचीत नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये अब इस्टेब्लिश हो गया है कि ये जो कहती रहती हैं जितनी हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, ये होती है ना जी हम एक पेज पे हैं, ये बिल्कुल एक पेज पे नहीं है। अब इसकी जो मर्जी वजूहत हैं इसके उसमें चले जाए, मगर फ़िलहाल इस वक्त बड़ा ही क्रूशल टाइम है और मुझे नहीं लगता कि ये जो अंगूर अड्डे वाले वाक़े से भी जो कि वाज़े हुआ कि वो एक पेज पे नहीं, बड़े आराम से चौधरी निसार साहब ने उसका जो इशू बनाया हुआ था, अगर उन्होंने कर दिया ये सारे, बातचीत नहीं है और पता ही नहीं चल रहा। फॉरेन ऑफिस एक अपने अलहदा है, फ़ौज बिल्कुल अलहदा है, प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेरे जैसा आदमी और क्लास साहब भी मेरे स्कूल ऑफ थॉट कहेंगे, हम हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पर भाई साहब सिविलियंस कुछ अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। आप क्यों मौका देते हैं इस तरह की कि वो गुंजाइश निकले? आप जब को आपको अमेरिकन की तरफ से इतला 7 घंटे बाद आती है, आप उस वक्त लंदन जाके, वो भी साफ़ी आते हैं, तो वहाँ से आप डिस्क्लोज करते हैं, ये कोई तरीका है? तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं समझ आ रही, हम जो रो रहे हैं। तो वो बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स के भी जर्नलिस्ट ही होते हैं ना, यहाँ से जो खबर लिखी हुई है उन्होंने भी हर एक ने उड़ाई है। ऑफ कोर्स जो है अमेरिकन का ये स्टांस, पब्लिक पोजीशन हमेशा से रही है कि जनाब हम जो है हमारे इंटरेस्ट जहाँ जहाँ भी होंगे और हम वहाँ पे पीछे आएंगे। हाँ, अलहदा बात है कि काफ़ी अर्से से ड्रोन्स के उसमें कमी आ गई है, मगर अब जब हुआ है तो बहुत ही बड़ा वाक़या हो गया है कि बलूचिस्तान में पहली दफ़ा सेटल्ड एरिया में, बलूचिस्तान के अंदर सेटल्ड एरिया में, बन्नू में, रंगू में होते रहे माजी में, तो इतने अरसे बाद हुआ और वो भी इतना बड़ा टारगेट, और वो भी बलूचिस्तान में, और वो भी जबकि गुफ्तगू चल रही थी कि जनाब तालिबान के साथ वो किया जाए। और अभी जो रऊफ़ ने बात की है ये छोटी बात नहीं कि हमारे 4 ही टोटल हमसाए हैं, तो चीन को छोड़ के बाकी सारे ईरान में अब बैठे हुए हैं और तीनों की हमारे से गिले शिकवे हैं। तो हम आइसोलेशन की जो बात करते हैं ये इंसर्कलमेंट हो गई है हमारे इर्द गिर्द, और वो हमने खुद बनाई है। हमने ईरान के साथ इस्तवार नहीं की। पूरी दुनिया इस वक्त $600 बिलियन की उनकी इकोनॉमी है, कोशिश कर रहे हैं कि उससे तल्लुकात बढ़ा के ज़्यादा खींचा जाए। हमारी $1 बिलियन की उनके साथ ट्रेड है, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 बिलियन की, इंडिया की 12 बिलियन की है और वो 60 बिलियन पे ले जाना चाह रहे हैं। चाइनीज़ की कई बेताशा है, सारी दुनिया एक्सप्लोर कर रही है। हमने बड़ी एडवर्सेरियल एक बना लिया उनके साथ भी, जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सऊदी या इस उसमें बाइनरी उसमें जाएं, दोनों के साथ
अच्छे होने चाहिए, दोनों से बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। अफगानिस्तान से वो क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं और कोई हमें बता नहीं रहा। असल बात यह है कि हमें बताया जाना चाहिए, एक पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए जिसमें क्लियर हो जाए। तो ये अगर इनको गिले हैं कि जनाब फौज हमें नहीं बता रही, तो ये स्पेल इट आउट कहें, कोई जुर्रत करे और बात करे। ये पार्लियामेंट की डिबेट की जो आपने बात की है क्लासेस साहब, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, आप नहीं समझते चूंकि लंदन की बात हो रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस वक्त पर मौजूद है, उन्हें अपना दौरा मुख्तसर करना होगा, यहाँ पर आना होगा, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा इस चीज पे ऊपर फोकस रखा जाएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और उनका क्या मौक़िफ़ है। वैसे एक बात बताएं, हम जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पे अगर होते भी तो वो क्या करते हैं? ये कुछ करते। चौधरी निसार अली खान साहब बैठे जो हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजीद पता चला है कि हम कितने वल्नरेबल हैं, हम कितने कमज़ोर हैं। सारा नज़ला आज उन्होंने नादरा पे डाल दिया है। 3 साल कहते रहे कि नादरा मैंने ठीक कर दिया, तारक मलिक से जान छुड़ाने के बाद नादरा अब सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो गया है। सारा नज़रा आके आज उन्होंने उस पर गिराया है। क्योंकि चेयरमैन नादरा कमज़ोर आदमी है, कमजोर आदमी तो डिफेंड नहीं कर सकता। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तो उनको करनी चाहिए थी। ये जो चेयरमैन नादरा हैं, जो इल्जामात लगाए हैं उन्होंने चौधरी साहब ने कि करप्शन भी हो रही है, वहां पे नाअहली भी हो रही है, इनकम्पिटेंट लोग भी हैं, तो आप लाए थे ना चेयरमैन नादरा को। 2 साल से ज्यादा हो गए मेरा ख्याल है, चौधरी साहब लेके आए थे। आज चौधरी साहब ये तो नहीं कह सकते थे कि 2 सालों में मैं वहां से करप्शन नहीं खत्म कर सका। एक अच्छे लीडर की ये निशानी नहीं होती कि वो अपना जो इल्ज़ामात जो हैं, जो सवालात जो हैं, वो निचले अमले की तरफ आगे शिफ्ट करते रहे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब को गवर्नेंस में दिलचस्पी नहीं है। आमिर साहब की मोहब्बत प्यार और मेरा इनके साथ रोमांस, पॉलिटिकल रोमांस जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ अपनी जगह पे, ये जो 7-7 महीने पार्लियामेंट नहीं जाते, बहुत बड़ी खबर बनती है उस दिन जिस दिन पार्लियामेंट आ रहे हो। हम हमारे जैसे लोग बैठ के स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे होते हैं। हमें लाहौर से सोबिया चीमा साहबा जो हमारी डायरेक्टर प्रोग्राम है, वो आमिर मतीन साहब को मुझे नींद से उठा के कहती हैं जनाब फौरन पार्लियामेंट पहुंचे, नवाज शरीफ साहब आज पार्लियामेंट आ रहे 7 महीने बाद। ये खबरें बनती हैं और पूरे चैनल्स कर रहे होते हैं। तो जिस मुल्क का वजीर आज़म पार्लियामेंट नहीं जाता, 7-7 8-8 महीने कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती, 5-6 महीने बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई है, लंदन के 22 दौरे कर ले, दुनिया भर के 75 दौरे कर ले, अब उनको कहते हैं जनाब के आपको पाकिस्तान में होना चाहिए था। अगर उनमें सेंस ऑफ ड्यूटी होती वजीर आज़म साहब में, तो लंदन में वो खड़े होकर वहां पे प्रेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। क्लासेस साहब जितने बड़े ओहदे पे वो बैठे हुए हैं, तो फिर उनकी दिलचस्पी किस में है, ये भी तो बताएं हमें। बर्गर खाने में है, जो आपने देखा बर्गर खा रहे थे वहां पे, उसके बाद शॉपिंग में है, फिर रोलेक्स से घड़ियों की दुकान पे जाते। चौधरी साहब ने जो उनका नक्शा खींचा था तबीयत का, ये पहली दफा जब गए थे, उसके बाद तो हम सारे रो रहे थे, स्टूडियो में बैठे दुआएं कर रहे थे, तस्मे पढ़ रहे थे। उन्होंने जाते वहां पे इमरान खान पे चढ़ाई की, वो बिल्कुल बेहतरीन, और उसके बाद हशाश बशाश, और दूसरे दिन हमने देखा हुसैन हसन नवाज के साथ वो तो घड़ियां खरीद रहे थे। आज हमने देखा वो बर्गर खा रहे थे वहां पे बैठे हुए। सो मियाँ साहब बिल्कुल उनकी लाइफ वो उनकी कंफर्टेबल है, वो अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। अल्लाह उनको सेहत भी दे, पैसा तो वैसे बहुत कुछ है उनके बच्चों के पास भी, अगर उनके पास नहीं है। सो मियाँ साहब के लिए कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आता। उनके पाकिस्तान में होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ये मुल्क, ये जहन में रखें, जब मियाँ साहब जद्दा और लंदन में थे तो भी ये मुल्क चलता रहा है। वो 200 से ज्यादा दिन वो बैरून मुल्क रहे हैं तो भी ये पाकिस्तान चलता रहा है। अभी भी वो वहां पे लंदन में बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं, तो भी ये मुल्क चल रहा है। यहाँ पे नागुज़ीर चीजें कुछ नहीं होती। मियाँ साहब को इस दफा गवर्नेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। एब्डिकेट वर्चुअली उन्होंने ईसीसी को कैबिनेट की पावर्स दे दी हुई, हम ये बात करते रहते हैं। उन्होंने वो जो मुहावरे में मजाक में लोग कहते हैं कि ठेके पे दिया हुआ है, इस वक्त लिटरली ठेके पे दिया हुआ है, और वो भी अपने रिश्तेदारों को सबको दिया हुआ है। वो बड़ा एक मेरा ख्याल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे बड़ा इशू है ये, कि आप कैसे कर सकते हैं कि ईसीसी को कैबिनेट की सारी पावर्स दे दी है कि एग्जाम्पशन है। ये छोटा नहीं, और खास तौर पे जबकि वो आपके रिश्तेदार हो क्लोज, ये नहीं किया जा सकता। फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो उसके ऊपर चेक होता है, अभी वो सिलसिला नहीं रहा, एक बिल्कुल सिस्टम खराब हो गया। ये पार्लियामानी निजाम इसको नहीं कहा जा सकता। सही। ये जो दबाव की बात भी आपने क्लासेस साहब की है, ये दबाव चूंकि उस वजह से था जो ये चीजें सामने आई, पैनामा लीक्स वगैरह का मामला जो भी आया वो सामने आया, और वजीर आजम उस सिलसिले में दबाव में थे। लेकिन अब शायद इस वजह से वो हशाश बशाश इतने हो क्योंकि उनके मुखालिफिन भी इसी दबाव में आ गए हैं। बिल्कुल, वो इमरान खान, क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने जनाब क्योंकि इमरान खान की अपनी ऑफशोर निकल आई तो उसके बाद मामला खत्म। अंदाजा करें, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे बच्चों की इसलिए बात खत्म हो जाएगी अरबों डॉलर की जो मैंने बाहर प्रॉपर्टीज ली हैं, क्योंकि इमरान खान का 1.5 लाख का फ्लैट एक ऑफशोर का निकला, बस अब मामला खत्म हो जाए। और सियासतदानों को दाद दे हमारों को
कि कमेटी बना दी गई है जनाब, उसमें 15 के पता नहीं कितने लोग डाले गए हैं सर, 12 है मेरा ख्याल, 12 के ऊपर जी 12 डाल दिए गए। अब वो बैठेंगे, कल से उनका सेशन चलेगा, गुफ्तगू होगी, डायलॉग्स होंगे, इसके बाद मीडिया रिपोर्ट करेगा, ब्रेकिंग स्टोरीज चलेंगी कि शाह कुरैशी ने ये तजवीज़ दी, ख्वाजा आसिफ इस पे नहीं माने, उसके बाद फलां ने ये कहा, और ये 15-20 दिन का एक ड्रामा चलेगा यहाँ पे जनाब। जिन्होंने कार्रवाइयां करनी होती हैं कार्रवाइयां हो रही है। इंडिया की हमने कल बताया था ना आपको, मोदी साहब ने फौरी तौर पर कहा और टैक्स अथॉरिटी ने वहां पे काम शुरू कर दिया, उनको नोटिस भी चले गए, उनकी छानबीन भी वहां पे शुरू हो गई है। तो लिहाजा ये जो आपने वहां पे एक कमेटी बना दी पार्लियामेंट की कि TORs बनाएगी, ये सारे का सारा आईवाश है। और इमरान खान साहब, ये मान ले मेरी बात, उनके चाहने वालों के साथ माजरत के साथ, वो भी इस आईवाश का हिस्सा बन चुके हैं। अदरवाइज इमरान खान को इस पे कमेटी पे राजी ही नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बनाई है। भाई 12 लोग बैठ के आपकी TORs करेंगे, फिर 7 TORs आपकी हैं, एक TOR उनकी है कि जनाब इसमें कर्जे जिन्होंने माफ करवाए उनको डाल दें। आप कहते थे नहीं जनाब कि आपकी फैमिली के लोग हैं, बच्चे हैं, ट्रेल बता दें, फलां बता दें। 8 आपने ऑलरेडी लिख के दी हुई है, 8 के लिए 15 दिन आपको चाहिए। तो इसका मतलब है क्लासेस साहब की कमेटियां वक्त गुजारने का सिर्फ एक बहाना है। इतनी देर में आज आपने देखा अनलीश कर दिया। आज मैं असद वली यार साहब को सुन रहा था, वो अनलीश हो गए हैं। बिल्कुल। एक मौलाना फजल रहमान साहब वहां लंदन में बैठे हुए हैं। अब जरा देखें कैसे हमारी पॉलिटिक्स चल रही है। वो लंदन में बैठे हुए हैं जनाब, वो जरदारी साहब को वहां पे मिन्नत तरले के चक्कर में है कि जनाब के बादशाह सलामत आप इनसे जरा मिल लें, कोई इनको गुर बताएं, तरीके बताएं कि पाकिस्तानी कौम को और लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को कैसे आप बेवकूफ बनाते रहें, आप थोड़े से कुछ टिप्स इनको दें। असद वली यार साहब को मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। वो फरमा रहे थे कि जनाब किसी के मई के बाप की जरूरत भी नहीं है नवाज शरीफ से इस्तीफा ले सके। हमारे दोस्त हैं महमूद शाम साहब, ये बहुत बड़े सहाफ़ी भी हैं, कालम निगार भी हैं, शायर भी हैं, अदीब हैं। उनकी एक ना बुक है, उन्होंने जो लिखी थी 2008 में लिखी थी, वो बड़ी खूबसूरत किताब लिखी थी। उसमें वो इंकशाफ करते हैं कि जनरल मुशर्रफ का जब यहाँ पे उनकी इम्पीचमेंट होनी थी, उनको हटाने का यहाँ पे प्रोग्राम बन रहा था कि उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए पार्लियामेंट से, एक रात पहले यही असद वली यार साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब में है, आप कहेंगे तो कल मैं लेके पेश भी करूंगा, वो कह रहा, उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ को ये वहां पे कसम दे के कि ये पश्तून का बच्चा आपको कसम दे रहा है, पार्लियामेंट में आपके साथ कोई खड़ा ना हो, कोई खड़े या ना खड़े, लेकिन असद वली यार पश्तून जो वली है ये खड़ा होगा आपके साथ। ये जनरल मुशर्रफ ने महमूद शाम को बात बताई थी। और अगले दिन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठ के आसिफ अली जरदारी के साथ कि जनरल मुशर्रफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने महमूद शाम साहब को बताया था, उन्होंने कहा ठीक है बहुत सारे लोग जो है छोड़ जाते हैं, वो बेट्रेल करते हैं, लेकिन जिस तरह की बेट्रेल असद वली यार ने मेरे साथ की है ना, उसने कहा मैं कभी नहीं मानूंगा। और लास्ट इनकी पॉलिटिक्स देखें ANP की, कि गुलाम मोहम्मद बिलोर जो हैं वो अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके साथ TORs में शामिल थे, उनके साथ वहां जहांगीर तरीन के घर मीटिंग्स हो रही हैं, और वो फरमा रहे हैं कि किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि इस्तीफा ले सके। तो जनरल मुशर्रफ की वो जो बुक है ना, जो महमूद शाम ने लिखी है, वो तो मुझे वो याद आ गया। उसने कहा ये न कह के गया था, ये पश्तून का बच्चा है, पश्तून की एक जबान होती है और ये आपके साथ खड़ा होगा। उसने कहा विद इन 24 आवर्स ये जाके आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ गया। इनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। वही असद यार वली की जो आपने बात की, इसके अलावा भी 3 अहम सियासी शख्सियत इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। ये मुलाकातें अगर होती हैं तो क्या रंग लाएंगी और पनामा लीक्स का ऊंट किस करवट बैठेगा? पार्लिमानी कमेटी बन गई, इजलास कल होने जा रहा है, फैसला कितना आजाद और खुद मुख्तार होगा, इस सरसूतल पर बात करेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल आमिर मतीन साहब, कुछ लंदन में होने वाली मुलाकातों के हवाले से बात हमने की थी। मौलाना साहब इस वक्त जमहूरियत को बचाने के लिए सबसे पहले आगे निकल चुके हैं। अब समझते हैं कि जमहूरियत को सामने रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए कोई रास्ता निकाल पाएगी? बात ये पहली तो ये है कि दुनिया में मुझे कोई मुल्क बता दे कि जिसके किस्मत के फैसले किसी और कैपिटल में हो रहे हो। अब ये देखें, ये इंडिया का इमेजिन कर सकते हैं कि तमाम पार्टी के लीडर्स बैठे लंदन में डिसाइड कर रहे हो कि मेजर इस वक्त सारी पार्टीज वहाँ बैठी हुई हैं और वहाँ पे फैसला कर रही हैं। एक मजाक है, ये टोटल मजाक है। दूसरा ये है कि ये इसको जो ये जमहूरियत का इशू बना रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये जो पनामा लीक्स आ गया और उसके बाद जो साथ ही इत्तफाकन क्लास साहब ने भी दुबई लीक्स के ज़रिए 2-2.5 हज़ार बंदों के करोड़ों अरबों खरबों रुपए के वो निकल आए हैं। तो ये हमारे यहाँ तो जिस तरह का एक सिस्टम रिग हो गया हुआ है, उसके अंदर ना किसी FIA की, ना पुलिस की, ना इनकम टैक्स की, ना FBR की, तमाम जकड़े हुए हैं, ऐसे जकड़े हुए हैं कि जरूरत ही नहीं थी।
इत्तेफाकन एक इंटरनेशनली बाहर से आ गया और दुबई से आ गया, तो ये एक सामने एक मंजर आ गया जिसमें आम आदमी को पता चला है कि जनाब ये तो हमें जिस पैसों में लगाया हुआ होता है, छोटे मोटे ये जो बजट के अंदर जो फिगर्स हैं उससे बहुत बड़े, पाकिस्तान के कर्जे से 3 गुना ज़्यादा जो है, टोटल 70 बिलियन कर्जा है, तो ये $200 बिलियन तो बाहर पड़ा हुआ है। तो इशू तो वो है। अब वो बजाय इसके कि हमें जवाब दें और उसके वो TORs बनाएं, जैसे कि इंडिया में हो गया है, बरतानिया में हो गया है, अब ये इसको जमहूरियत का इशू बन गया है। KS फंदियार वली साहब भी कह रहे हैं किसी का मेरा बाप नहीं उतार सकता। फजलुर रहमान साहब जमहूरियत के ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? 31 साल में से 28 साल वो पावर में रहे हैं, चाहे वो मार्शल्ला रहे, ज़ियाउल हक का मार्शल्ला हो, चाहे इसका मार्शल्ला हो। ज़ियाउल हक में सॉरी थोड़े से वैसे वो नहीं थे, मगर वो पिछले 31 साल में से 28 साल में हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, 85 से ऑनवर्ड जो है, तो वो जमहूरियत के ठेकेदार बन गए। बात ये, और मैं समझता हूँ कि PTI या तो PTI बेवकूफ़ बन गई है, या PTI में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। जो ओरिजिनल डिमांड थी, बाय द वे हमारी भी यही डिमांड थी कि जनाब पहले नवाज शरीफ साहब को जवाब देना है। जो 7 सवाल मांगे थे एतजाज हसन साहब ने, वो बड़ी ठीक बात थी कि आप पहले जवाब दें कि जनाब आपने 4 पोजीशनें आपकी बदली गई, हसन ने कुछ कहा, हुसैन ने कुछ कहा, नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहा, एलिया ने कुछ कहा, इंटरव्यूज ने कुछ है, कोई पोजीशन तो लें। वो जवाब की बजाय TOR, लंबी बातें, 15 दिन 2 दिन, ये टाला जा रहा है। और ये बात सुने, एक और, जो जमहूरियत की अगर ये जंग होती तो ये जवाब पार्लियामान में आने चाहिए थे। अब कहाँ जवाब ये दे रहे हैं? ये 1 जून को अदालत में दे रहे हैं। अदालत में सफदर साहब की वो केस लग गया ना, तो वहां ये बताना पड़ेगा कि जनाब ये जो मरियम बीबी के ये है कंपनी या नहीं है, ट्रस्ट का, वहां इन राइटिंग देगा। उसके बाद एक पिटीशन नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी आ गई है कि जनाब आप भी अपने कंपनियों के मुतालिक बताएं। तो अदालतों में जाके जबरदस्ती जो देना है, तो उससे बेहतर नहीं है कि पार्लियामान में, अगर जमहूरियत का मसला है और पार्लियामान का मसला है, तो पार्लियामान में जवाब देना चाहिए। TOR बनते रहे, TOR का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त ये जरूरी है कि जनाब जवाब दें। और दूसरा कि इसके जरिए ये एक जरिया होना चाहिए पैनामा लीक, क्योंकि इसने ये क्लियरली दिखा दिया है कि जो हम बात करते रहते थे कि जनाब ये सिस्टम जकड़ा गया, उससे बिल्कुल ये सारा इशू को नंगा करके अयां कर दिया बिल्कुल। अब उसमें से भी अगर हम सबक नहीं सीखते, उसके बाद भी कोई रिफॉर्म्स नहीं होते, उसके बाद भी हम FIA को नहीं ठीक करते, उसके बाद भी FBR को ठीक नहीं करते, FBR नहीं हिल रही, वो टोटली इन्होंने कंट्रोल में आते सारी हर दौर में हुआ है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने बंदे लगाए, मगर इन्होंने तो वो जो रजीम थ्योरी होती है उसको कहते हैं कि आते सारी चुन चुन के हर पोजीशन ऑफ पावर पे अपना बंदा लेके आओ। अपने बंदे ने इंसाफ नहीं करना, अपने बंदे ने आपको बचाना है। तो ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, ये अपने आप को कवर अप है। और मैं रिपीट करता हूँ कि PTI या बेवकूफ बन गई है या कंप्रोमाइज हो गई है। जिस तरह से क्लासा साहब, आमिर मतीन साहब, इससे पहले अब सवाल पूछे, मुझे जरा असफन वली यार साहब मेरे जहन में निकल नहीं पा रहे, जो जमहूरियत को बचा रहे थे आज। इनकी पार्टी की हुकूमत थी, पिछली हुकूमत कह रहा हूँ, PTI से पहले 4 बिलियन रुपीस का वहां पे वेपन्स का स्कैंडल आया कि पुलिस के लिए 4 अरब रुपए की इन्होंने असले की खरीदारी करनी थी। और जहन में रखें, तालिबान के खिलाफ ये आपकी पश्तून ये पुलिस लड़ी है। अगर किसी ने कुर्बानियां दी है ना, पाकिस्तान में अगर कोई बहादुर पुलिस है ना, वो मेरा ख्याल पश्तूनों की पुलिस है। कुछ भी कहें कि कभी आपको ये भागता हुआ नहीं मिलेगा। उन्होंने जितने टेररिस्ट का उन्होंने मुकाबला किया है, उन्होंने गोलियां खाई हैं, गोलियां मारी हैं, पश्तून आपको वहां पे भागता नजर नहीं आया। और मेरा ख्याल पूरा मुल्क को सैल्यूट करना चाहिए। ये जो आपकी KPK की पुलिस रही, आपकी बात नहीं कह रहा, इवन पिछली पुलिस भी रही है, इन्होंने बहादुरों के साथ, इन्होंने तालिबान के साथ लड़ाई की। हालांकि स्टेट की पॉलिसी नहीं थी। स्टेट जो थी जनरल कियानी के दौर में, जो 6 साल जनरल कियानी का एक डिजास्टरस एक दौर रहा है कि जिसमें डिमोरलाइज हुई है, आपकी आर्मी डिमोरलाइज हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हुई है, आपकी पूरी सोसाइटी हुई है, आपकी पुलिस फोर्स हुई है, ब्यूरोक्रेसी हुई है, ओवरऑल हुई है। 60,000 बंदा मारा गया पिछले 8-10 सालों में। आपने एक चीज देखी कि ये लोग लड़े हैं वहां पे, जब उनके लिए असला लेना था 4 बिलियन रुपीस का, तो सबसे बड़ा जो स्कैंडल आया, ये जो आज बैठ के कह रहे थे कि किसी का बाप भी वहां इस्तीफा नहीं ले सकता, क्योंकि करप्शन और करप्ट रजीम सूट करता है असफन वली यार साहब जैसे लोगों को या मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों को। इन्होंने 4 बिलियन रुपीस में जो इन्होंने आके पैसे खाए हैं, अमीर हैदर खान होती साहब जो हैं, उनके ब्रदर इन लॉ जो हैं, मेरा ख्याल गनी साहब उनका नाम है, वो जेल में पड़े हुए हैं। इन्होंने समझदार कितनी होगी ANP, उन दिनों में एक निकनेम था, कोड चलता था, इजी लोड करवाओ। बिल्कुल ये ANP की, इनके वजीरों की और इनके लोगों पे आके चलता था, इजी लोड करवाओ। ये इतने समझदार हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, जो कंट्रैक्टर था जिसको इन्होंने पकड़ा, नायब ने गिरफ्तार किया,
उसने अपना एफिडेविट जमा करवाया अदालत में, किसी वक्त कहेंगे पूरा शो भी कर देंगे एफिडेविट। उसमें उसने इंकशाफ किया जनाब कि इनके ब्रदर इन लॉ थे अमीर हैदर ये होती खां के चीफ मिनिस्टर साहब के, उन्होंने दुबई में डॉलरों में पैसे लिए हैं, पाकिस्तानी भी नहीं लिए। ये जो बड़े ये इनकलाबी थे, ये किसी दौर में उसके आए थे, मतलब बादशाह खां की एक अपनी उनकी हिस्ट्री है, रेजिस्टेंस की हिस्ट्री है, उनके इवन मुखालफिन उनके करैक्टर की, कंडक्ट की उनकी इज्जत करते हैं। वली खां तक बड़ा नाम था। उनकी औलादों ने और नस्लों ने जिस तरह यहाँ पे इजी लोड के कल्चर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो दुबई में इन्होंने पैसे खाए हैं और डॉलरों में पैसे लिए हैं, एएनपी को यह दाद दें कि तरक्की कर गई है, आगे निकल गई। और जो हशर किया था गुलाम बिलोर साहब ने रेलवे का जो स्कैंडल किया था, उन्होंने वहां पे रेलवे से ले रहे थे, वो एक अलग स्टोरी है। लिहाजा ऐसे लोगों के ना जमहूरियत में स्टेक है, जिन्होंने माल बनाने हैं, जिन्होंने वहां पे जाके दुबई में जिन्होंने डॉलर लेने हैं, जिन्होंने इजी लोड कराने, आमिर मेरे आप जैसे या कुछ और लोग आके जब इनसे क्वेश्चन करते हैं ना, वो जमहूरियत खतरे में होगी है। आप लोग जो हैं आप जमहूरियत डरेल करना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम जो लूट मार करते रहे हमें कुछ ना कहें। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के साथ सबसे पहले अजमल खटक जाके मिले थे, जो बड़े ये बातें करते हैं रेजिस्टेंस की, ये पूरे का पूरा साथ देते हैं जनरल मुशर्रफ की। वो मैं कल बुक लेके आऊंगा कि असद अली यार की जनरल मुशर्रफ से कितनी दोस्ती थी, कितनी शामें इन्होंने इकट्ठे गुजारी है, जो जमहूरियत को बचा रहे हैं। जब इन हुक्मरानों पर बात आती है तो हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। कुछ क्लासेस आपने करप्शन के मुतालिक बात की, इनकलाबियत के मुतालिक बात की। FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं तारिक खोसा साहब, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ इनकलाबी तजावीज़ पर मुश्तमिल एक मजमून लिखा है। उस मजमून में क्या बातें दर्ज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी करप्शन से मुतालिक, इनकलाबियत से मुतालिक। क्लासेस अब आपके जाने मेरा ख्याल है आमिर साहब से ले, मैंने जरा ये सवाल सही आमिर साहब की तरफ जाएंगे। ये आमिर मतीन साहब, जो क्लासेस साहब ने बात की करप्शन के ऊपर, इनकलाब के ऊपर बात की, तो तारिक खोसा साहब की जानिब से भी इनकलाबी तजावीज़ पर मबनी एक मजमून लिखा गया। हम चाह रहे हैं जरा वो मजमून आप हमारे साथ शेयर करें। तारिक खोसा साहब का मजमून तो आप बेहतर शेयर कर सकती हैं, मगर ये बड़ा अच्छा हमेशा ही जो है बड़े दबंग किस्म के अफसर भी रहे और पाकिस्तान में बड़े कम अफसरान हैं। और हम ख़ास तौर पे इसलिए भी जिक्र करते रहते हैं कि हमारे यहाँ रोल मॉडल्स की बहुत कमी है और ब्यूरोक्रेसी में तो है नहीं है। जो चंद है इसलिए हम उनकी तशहीर करना पसंद करते हैं ताकि बाकियों के लिए कुछ मशले राह हो के वो कॉपी करें। तो अफसर भी दबंग थे, उसके बाद भी जब लिखते हैं दबंग लिखते हैं तो वो भी उन्होंने मोरलेस जो आज जो मुझे उनकी समझ आई है, उन्होंने यही कहा है कि ये हमारा जो रिग्ड सिस्टम जो आगे मैं बात कर रहा था कि जनाब ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये एलीट हमारी जो है इसको टोटली एक जाहिल एलीट है दुनिया भर में। फॉर एग्जांपल अमेरिका में भी कैपिटलिज्म है, दुनिया का सबसे माँ कैपिटलिज्म की अमेरिका है, मगर वहाँ भी जो आम आदमी को बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन मिलती है, तालीम रियासत प्रोवाइड करती है। ये हमारे यहाँ तो क्रोनिक कैपिटलिज्म की एक वर्स हुआ है कि खाने कुछ टुकड़े क्रम्स तो फेंक दो। ये एलीट के कैपिटलिज्म जो गंदा तरीन कैपिटलिज्म होता है उसमें भी जो एलीट होती है शराफिया ये समझती है कि उसके मुफाद में है कि नीचे कुछ टुकड़े फेंक के रखो ताकि ये लोग हमारे ऊपर जंप ना कर दे, इनकलाब ना आ जाए या फसाद ना हो जाए। तो ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान में आपको उंगलियों पे शायद सैयद बाबर ही होंगे या एक दो गिन सकते हैं जो कि फिलैंथ्रोपी में हो, चैरिटी में हो। अमेरिका में भी ये निज़ाम रहा है। ये जो हम रॉबर बैरन्स कहते हैं, ये कार्नेगी और रॉकेफेलर की हिस्ट्री पढ़े कि एट द टर्न ऑफ द लास्ट सेंचुरी 100 साल पहले क़यामत आ गई थी। उन्होंने कहा ये लोग हमारे से पैसा कमा के जाते हैं, हमें देते क्या है। तो फिर ये कार्नेगी एंडाउमेंट और रॉकेफेलर फाउंडेशन बनाई। अशराफिया को एहसास हुआ, पाकिस्तान रॉबर्ट गेट्स जब इन्होंने नई अपनी फाउंडेशन बनाई थी इनके खिलाफ बहुत रिजेंटमेंट थी। तो हमारा सेठ, हमारी अशराफिया एलीट ये बिल्कुल कोई शेयर करने टैक्स ये नहीं देते। एग्जम्पशन लाइसेंसेस के ऊपर इन्होंने सारी कौम उसमें तरक्कियाँ की हुई हैं। और जब ये इशू बनता है तो ये जमहूरियत का इशू बन जाता है। तो वो भी उन्होंने भी इन लाइंस पे लिखा है जिसमें हम बात करते रहते हैं कि हम समझते हैं कि ये रिफॉर्म से एक्चुअली जमहूरियत पनपेगी, जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी, ना सिर्फ कि जमहूरियत की आड़ लेके आप ये अकाउंटेबिलिटी ना होने दें और आप ये कहेंगे सारे जो गैंग अप कर गए हैं कि इवन पार्लियामान जो है ये रज़ा रब्बानी का मैं याद कराता रहता हूँ, धरने के दौरान में उन्होंने तकरीर की थी कि जनाब पार्लियामेंट इररेलेवेंट होती जा रही है।
तो इनको भी अगर रेलेवेंट रहना चाहते हैं तो अवाम के ये इश्यूज हैं उसके फोर फ्रंट पे नजर आना चाहिए। एतजाज साहब पे भी हम तकिया कर रहे हैं तो वो भी पीछे ना जाएं। इमरान खान साहब भी अपनी उस पे ही रहें, ठीक है, उनके कुछ जो नाम वाम आ गए उनकी बहनों के और उनके अपने भी अपने आप को पेश करें ताकि हम गवर्नमेंट का एहतसाब कर सकें। ये जो आपने बात की अवाम के इश्यूज के ऊपर, क्लासा साहब, अवाम के इश्यूज तो हमेशा से चले आ रहे हैं, इनके ऊपर तो हुक्मरानों ने कभी तवज्जो नहीं दी। दूसरी जानिब हम जो तारिक खोसा साहब के इस मजमून के हवाले से बात करें, आमिर मतीन साहब ने कहा बड़े दबंग ऑफिसर हैं, हमें दबंग लिखा है, तो इनके मजमून को आप किस तरह से देख रहे हैं? आमिर ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आर्टिकल पे आता हूँ जो खोसा साहब ने लिखा है। कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि शायद हम हर वक्त तनकीद करते रहते हैं और हमारे पास कोई अच्छी चीज़ बताने के लिए नहीं है, कोई अच्छी चीज़ शेयर करने के लिए नहीं है। मेरा ख्याल है हमारा शो ये बहस शो है, चले अपना हम थोड़ा सा तबला मार लेते हैं, अपने मुंह मियां मिठू बनते हैं कि जहाँ पे कुछ भी छोटे से या बड़े किसी भी अफसर ने करैक्टर दिखाने की कोशिश की है ना, सही, तो हमने आके उसको सैल्यूट भी किया है, उसको हाईलाइट भी किया है और लोगों के लिए रोल मॉडल भी बनाया। यहाँ मोहम्मद अली नेकोकारा ने स्टैंड लिया, हमने उनको आग पे उन पे शोज भी किए, उनको प्रेज भी की, अब तक भी याद करते हैं। अगर पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कितने अच्छे यहाँ पे अफसरान थे जो अपनी नौकरी, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको दाव पे लगा के अपने कन्विक्शन पे खड़े रहते हैं। आम बात नहीं होती। यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी शोज में बात करना बड़ा आसान सा लगता होगा, उन अफसरान से पूछें जो अपनी आके नौकरी को दाव पे लगाते हैं। और चौधरी निसार अली खान साहब जैसे मैं अब उनके लिए क्या अल्फाज कहूं कि जो अपने सामने वो किसी की कोई ना सुन नहीं सकते, मतलब एक तरह का जबराना रवैया है चौधरी साहब का कि अपनी मुखालफत में अपने अगेंस्ट एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते। ऐसे आफ्ताब चीमा थे, आईजी थे यहाँ पे, सही, वो भी डट गए थे और अभी तक अदालतों में केसेस लड़ रहे हैं वैसे सारे, वो नेको केरा भी लड़ रहे हैं और आफ्ताब चीमा भी लड़ रहे हैं। इसके बाद जो रिसेंटली केस एक आया है जो एक नई एग्जाम्पल पे आके पेश है, वो शारिक सदीकी बहावल नगर के थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी और वजीर आजम साहब को उस पर सोचना चाहिए था कि ये मुल्क को कैसे हाईजैक कर लें आप लोग कि एक MN आलमदाद ललीका टाइप जिसको जानती कोई नहीं है यहाँ पे, मैंने कभी नाम नहीं सुना था वैसे, ना कभी उसको पार्लियामेंट में हमने देखा है। वो जाते हैं वजीर आजम से टेलीफोन करवा के एक DPO को मिनटों में वहां पे उनको तब्दील करा लेते हैं। दाद देनी चाहिए शारिक जैसे लोगों को। उन्होंने कहा जनाब जाए माफी मांग लें, खाना खा लें या यहाँ से आपको सुबह बदर करते हैं। उन्होंने कहा सर मुझे सुबह बदर करें। अगेन मतलब शुएब सटल साहब उन लोगों में से हैं, मेरे दोस्त थे, शायद मैं ज्यादा फील करता हूँ। डॉक्टर जफरताफ जैसे लोग थे, वेरी अनरेबल, जो डटे रहे, खड़े रहे। तारिक खोसा भी उसी क्लास में से हैं। बल्कि मैं अगर कहूँ मादत के साथ बाकी तमाम दोस्तों से, मुझे अगर प्लेस करना पड़े ना इस लिस्ट में, रैंकिंग में, तो मैं तारिक खोसे को नंबर 1 पे रखूंगा कि तारिक खोसा अब नहीं है। ये भी इस डिफेंस ना इस बंदे ने भी किए, डिफेंस आके किए। और जो बात हम यहाँ पे कहते थे कि स्टेटस को कैसे तोड़ा जा सकता है, जो मुझे तारिक खोसा की बात पसंद है कि इन्होंने हमेशा स्टेटस को ब्रेक करने की बातें की। आज कितनी उन्होंने इनकलाबी बातें की हैं और उसके रेफरेंसेस दिए हैं और ये डूएबल हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो नहीं हो सकती। बस उनकी कितनी खूबसूरत तजवीज़ है। उन्होंने जनाब जो बात आमिर कहते रहते हैं कि पूरा सिस्टम रिग्ड हो गया है, हाईजैक हो गया, सियासतदान, आपकी जुडिशरी, मीडिया, पुलिस, FIA, NAB, FBR, स्टेट बैंक, SCCP, आपको CCP, ये सारे मिल गए, गैंग अप हो गए सारे। तो इसको तो आपने तोड़ना कैसे? बड़ी खूबसूरत तजवीज़ दी है। ये काम क्या इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने किया है वहां पे। उन्होंने क्या किया, जो CBI जो है उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है, उन्होंने डायरेक्ट अपने मातहत कर लिया और वो डायरेक्ट उसके जरिए इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। उन्होंने पॉलिटिशियंस से उसको निकाल लिया है। तो तारिक खोसा साहब ने यही कहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक उन्होंने एडवाइस की है और हमारी भी रिक्वेस्ट होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट इंडियन सुप्रीम कोर्ट सेट कर चुके हैं। ये कोई गैर कानूनी भी नहीं है, गैर जमहूरी भी नहीं है। आप NAB, FIA और उसके बाद आपकी FBR, SCCP, ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आप इनको अपने कंट्रोल में करें। साहब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर इंप्लीमेंट क्या हो पाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों भाई, बात यह है कि आप फैसला मंगवाए ना। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जिन बेसिस पे उन्होंने CBI को अपने पास रख लिया है और उसके जरिए बैठ के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस जो है इंडियन हम प्रेसिडेंट से चलते हैं। सो उनकी जो तजवीज़ है मेरा ख्याल बड़ी इंतहाई यूजफुल है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जमाली साहब को, दीगर हमारे ब्रदर जजेस जो हैं, उनको बड़ा गौर करना चाहिए। और ये कोई और इससे कोई जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ेगी। ये नारा फिर मारना शुरू कर देंगे जमहूरियत खतरे में है, कोई खतरे में नहीं होने, वो आपकी होगी। आपको रेगुलेटरी बॉडी पे, क्योंकि हमारे सियासतदान जितनी करप्शन करते हैं या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जितनी यहाँ पे इरेगुलरिटीज करती है, वो इसी ब्यूरोक्रेसी के जरिए करती है। आप ये तमाम इदारे जो हैं, और आपको याद होगा आमिर, हमने एक तजवीज़ भी दी थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 117 मेगा स्कैंडल थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 2 लोग हैं, आप इनको वो आप इसको ऊपर NAB के ऊपर एक कमीशन बना दें। एक तारिक खोसा साहब थे, एक शुएब सटल थे। बिल्कुल, आपने इनके नाम तजवीज़ कई दफा हमने कहा है बात। सो मेरा ख्याल है बड़ा एक
उन्होंने अहम आर्टिकल लिखा है और इसलिए हमने टेकअप किया। और उन्होंने जो उसमें हिलरी क्लिंटन को कोट किया, तारिक खोसा ने, बड़ा अहम है। उन्होंने कहा जो ममालिक अपनी एलीट क्लास से टैक्सेस नहीं लेते वो अमेरिका से मदद मांगने भी ना आए। हमारी एलीट क्लास ने तो दुबई में जदादें ले ली हैं, जो बची हुई कहानियां थी वो पनामा लीक्स में आ गई। हमारी एलीट यहां से लूटती है और ब्लैक मनी इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके दुबई को दुबई बनाती है या उसके बाद लंदन में जदादें खरीदती है और हमें कहती है कि अब आप आओ और उसको टैक्सेस दो और कोई सवाल भी ना करो। सवाल करोगे तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। हर मामले में जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। आमिर मतीन साहब, लास्टली आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा ये है कि जमहूरियत बचाने का यही तरीका है और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के इदारे मजबूत होंगे। इदारे कैसे मजबूत होंगे कि उसमें हम रिफॉर्म्स करेंगे। हमें ये जो थाने कचहरी का निज़ाम है, अभी ये इंडिया में अगेन मिसाल देते हुए कि अभी चीफ जस्टिस उनके रो पड़े हैं। अभी हाल ही में उनके प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे बड़ा अफसोस है कि इतने लाख मुकदमे ज़ेर अल्तवा हैं और 10-10, 20-20 साल से लोग इंसाफ के लिए तर्स कर रहे हैं। तो हमें जो रिसोर्सेज चाहिए खुदा के लिए दें ताकि इसको ठीक कर सके। तो हमारे यहाँ कोई रो नहीं रहा, कोई ठीक तो कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जमहूरियत को अगर बचाना है, जमहूरियत को इस मुल्क से आगे लेकर चलना है तो फिर हमें सबसे पहले अपने इदारों को ठीक करना होगा, अपने इदारों को बचाना होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।